नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वीकली मॉक टेस्ट, जो कि हमारे पेड ग्रुप में साइंस सेक्शन के ऊपर करवाया जाता है लगभग हर संडे को। इसका पूरा का पूरा सल्यूशन, अगर पेड ग्रुप के मेंबर्स इसे देख रहे हैं तो कृपया आंसर की देखने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं बताया है तो। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक बेस होता है, इसका रिएक्शन हम किससे करा दें ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरा हो जाए। तो बेस का रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है एसिड से ही कराएंगे आप। तो बेकिंग सोडा, अमोनिया सोल्यूशन, क्विक लाइम, ये सबके सब बेस हैं। एसिड एकमात्र है विनेगर, बी। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक। फिर है कि जब कोई चींटी हमें काट लेती है तो शरीर के अंदर ऐसा लिक्विड पहुंच जाता है जिसके अंदर कौन सा एसिड होता है? तो ये है फॉर्मिक एसिड। चाहे चींटी काट ले या मधुमक्खी क्यों ना काट ले, सेम टाइप का एसिड जाता है फॉर्मिक एसिड, जिस वजह से हमें जलन होती है। फिर है ऐसे कौन कौन से दो इंडिकेटर हैं जो कि बेसिक सोल्यूशन यानी बेस के साथ रिएक्शन कराने पर या तो लाल कलर दे दें या तो पिंक। तो बेस के साथ लाल कलर कौन देगा? फिनोप्थिलीन देगा और हल्दी देगी। हल्दी ऑप्शन में है नहीं, इनफैक्ट है ऑप्शन नंबर 2 में। तो एक हल्दी एक फिनोप्थिलीन, 2 और 3, ऑप्शन बी। जब एक चींटी हमें काट लेती है और उसके बाद हमें जलन होने लगती है, तो जिस जगह पे चींटी काटी है उस जगह पे कौन सा सॉल्यूशन लगाना चाहिए ताकि उस जलन से राहत मिल जाए? तो जब भी चींटी काटती है फॉर्मिक एसिड की एंट्री हो चुकी होती है शरीर में। एक तो पहले से वहाँ एसिड है और ज़्यादा एसिड लगा करके हम लोग जलन को बढ़ाना नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पे एसिड वाले सारे ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, जैसे कि लेमन जूस, साइट्रिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड वो पहले से पड़ा है, तो बेकिंग सोडा लगाने से राहत मिल जाएगी, बी। फिर है कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि नीले लिटमस को लाल बना दे? तो पक्का एसिडिक होगा। तो बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैलेमाइन, ये तीनों बेस हैं। एसिड एकमात्र ऑप्शन है, सी। उसके बाद है कि कोई शर्ट है जिसपे हल्दी का दाग पड़ा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है वो येलो होगा, पीला होगा। वो लाल हो जाता है जब साबुन से उसको घिसा जाता है। इससे पता चलता है कि जो भी साबुन का घोल है किस प्रकार का है। तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि हल्दी का जो भी इंडिकेटर है वो कौन सा कलर दिखाएगा? ये बेस की प्रेजेंस में लाल दिखाएगा, तो पक्का बेसिक सोल्यूशन है, ए। एक ऐसा सोल्यूशन जो कि इंडिकेटर पर रिस्पॉन्स ही नहीं देता, कोई कलर चेंज दिखाता ही नहीं है, तो पक्का न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। यहाँ पे न्यूट्रल है सॉल्ट, सी, NaCl, कॉमन सॉल्ट। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसके कारण एसिड रेन नहीं होती? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होती, बी। उसके बाद है इनमें से कौन सा मिनरल एसिड है, मतलब ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, जो सब्जी फलों में नहीं पाया जाता, वो है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक है तो पक्का ऑर्गेनिक है, ये चीज नहीं चलती है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है, सी। बाकी साइट्रिक उसमें होता है नींबू संतरे के रस में, एसिडिक सिरके में, और ऑक्जेलिक होता है सेब में। इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन पर पिंक कलर दे देगा, यानी बेस पर पिंक दे रहा है? तो बेस पे पिंक देता है फिनोप्थिलीन, बी। पी से फिनोप्थिलीन, पी से पिंक, किसमें? बेस में। 11 नंबर है चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में। इनमें से एक सोल्यूशन है जो कि पिंक से ग्रीन बना देगा चाइना रोज इंडिकेटर को, मतलब गुड़हल के फूल को। तो चाइना रोज इंडिकेटर जो है ग्रीन कलर हमेशा बेस पे देता है, एसिड पे नहीं।
बेस पे। तो यहाँ पे बेस पहचान लीजिए आप, बेकिंग सोडा, बाकी तीनों एसिडिक हैं। बी, इनमें से कौन सा है जिसे स्ट्रॉन्ग बेस जिसका दूसरा नाम एल्कलाई होता है, ये कहा जाता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी। उसके बाद नेक्स्ट है, एक ऐसा इंडिकेटर जिसमें बेसिक सोल्यूशन डालने पर ग्रीन कलर आ जाए, तो अभी अभी हमने देखा है, इसका नाम है चाइना रोज इंडिकेटर, बी। बाकी बेस की प्रेजेंस में फिनोक्सिलिन पिंक देगा, हल्दी वाला जो इंडिकेटर है वो रेड देगा, और बेस में रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। फिर है, इनमें से कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनको एंटासिड की तरीके से यूज नहीं कर सकते, मतलब बदहजमी की दवा कौन सी नहीं हो सकती? तो कौन सी हो सकती है? पहले तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बिल्कुल हो सकती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ये भी हो सकती है। तो बच कौन गए? 1 और 4, C, ये नहीं हो सकते। फिर है 15 नंबर, एसिड और बेस में ऐसा रिएक्शन जिससे सॉल्ट और वाटर मिले, नमक पानी, इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि C, उदासीनीकरण। 16 नंबर है, इनमें से कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनका डाइल्यूट सोल्यूशन यानी पतला घोल आप पी लेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा? तो पक्का वही होंगे जो एंटासिड की तरीके से यूज होते हैं। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन C। उसके बाद 17 नंबर बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रिएक्शन हम किससे करा दें ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए? एसिड से, विनेगर, बी। जब चींटी हमें काट लेती है तो कौन सा एसिड एंटर करता है? फॉर्मिक एसिड, सी। 19 नंबर, कौन कौन से दो इंडिकेटर हैं जो बेस पे रेड या पिंक देंगे? पिंक देगा P से फिनोक्सिलिन और रेड देगा हमें हल्दी, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी। 20 नंबर है, जब चींटी काट लेती है तो हमें जलन होती है, जलन वाले एरिया में हम क्या चीज अप्लाई कर दें ताकि हमें राहत मिल जाए? तो जब जलन होती है तो किसके कारण? फॉर्मिक एसिड के, तो वही चीज वापस नहीं लगाएंगे, डी हटा। एसिडिक कोई भी चीज नहीं लगाएंगे, लेमन जूस, विनेगर सब हटा, बेसिक चीज लगा देंगे, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, NaHCO3, बी। 21 नंबर है, ऐसा सब्सटेंस जो नीले लिटमस को लाल बना दे, तो पक्का एसिडिक होगा। इनमें से एसिडिक कौन सा है? लेमन जूस, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, सी। इसमें से कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है, मतलब पक्का फिजिकल चेंज होगा? एक बार दही बन गया, नई चीज बन गई, पुराना दूध वापस नहीं मिलेगा। केला पक गया तो कच्चा केला वापस नहीं मिलेगा। फोटो फ्रेम में जंग लग गई तो पुराना वापस नहीं मिलेगा। लेकिन नैप्थलीन की बॉल अगर सब्लाइम कर गई तो उसको वापस लाया जा सकता है, सी। उसके बाद इसमें से बताइए कौन कौन से फिजिकल चेंज है? मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, एक बार आयरन को पिघला दिया तो उसको वापस से उसी फॉर्म में लाया जा सकता है जिसमें वो था, सही है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, लोहे में जंग लग गई, पुराना वापस नहीं मिलेगा। बर्निंग ऑफ आयरन फिलिंग्स, लोहे का पाउडर आपने अगर जला दिया तो वापस वही लोहा आपको नहीं मिलेगा। ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, आपने लोहे का तार बना दिया तो वापस पिघला के पुराना लोहा बना लीजिए, 1 और 4, यानी कि सी। कौन कौन से इसमें केमिकल चेंज है? लकड़ी का क्षय होना, वापस वही तो मिलेगी नहीं, ये सही है। बर्निंग ऑफ वुड, ये भी सही है क्योंकि एक बार जला दिया वापस वही लकड़ी नहीं मिलेगी। सॉइंग ऑफ वुड, लकड़ी छील दिया, तो एक बार छील दिया लेकिन ये बताइए अभी भी आपके पास लकड़ी ही है ना, कोई नई प्रकार की चीज तो है नहीं, ये भी सही है, गलत है मतलब। हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू वुड, कीली गाड़ दिया तो वापस किसी अप्लायंस का यूज करके
उसको निकाल लीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये भी गलत। 1 and 2 A। उसके बाद है कौन सा चेंज जिसमें रिवर्स हो सकता है। रिवर्स वो चेंज होते हैं जो फिजिकल होते हैं। वाटर चेंजिंग इनटू आइस, वापस पिघला के पुराना पानी ले आइए, ये रिवर्स हो गया बस A। नाखून अगर रूख गए तो वापस पुराने नहीं मिलेंगे। इंग्लिश से देखिए, नेल्स बिकम रस्टी, कील में जंग लग गई, पुरानी कील तो मिलने जाएगी नहीं, गलत। ब्रेड टर्निंग माउल्डी, ब्रेड पर फफूंदी लग गई, पुरानी ब्रेड नहीं मिलेगी। कागज जल के राख हो गया, पुराना नहीं मिलेगा। कौन सा इसमें फिजिकल नहीं है, मतलब पक्का केमिकल होगा, यह है चारकोल बर्न्स। कोई भी चीज़ जब जलती है तो हमेशा केमिकल चेंज होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुरानी चीज़ नहीं मिलेगी। बी, जब एक आइसक्रीम पिघलती है तो क्या होता है। आइसक्रीम सॉलिड स्टेट में है, पिघलेगी तो लिक्विड में आएगी, मतलब पक्का उसने हीट गेन करी है, उसको ऊष्मा प्राप्त हुई है। तो हीट इज गेन्ड बाय आइसक्रीम, और हीट आई कहाँ से, सराउंडिंग से, विच इज लॉस्ट फ्रॉम सराउंडिंग। 2 and 3 बी। इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। लिफ्टिंग अप दी चेयर, कुर्सी को उठाया वापस रख दीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। संतरे के रस से गिलास भर दिया, खाली कर दीजिए। कुकिंग अ पॉट ऑफ राइस, एक पतीला खाना बना लिया, चावल मतलब, तो वापस कच्चा चावल तो नहीं मिलेगा ना, ये केमिकल चेंज है। सी, जब भी खाना पकता है तो हमेशा केमिकल चेंज होता है। इसमें से कौन सा केमिकल नहीं है, मतलब फिजिकल है। जब फल पक जाते हैं तो हमेशा केमिकल, दूध अगर खट्टा जा रहा है तो केमिकल, कोई चीज़ सड़ जा रही है तो भी केमिकल। लेकिन कॉटन का कपड़ा अगर सूख गया तो वापस गीला कर दीजिए ना, डी, ये फिजिकल होगा। 35 नंबर है, फिजिकल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। नया सब्सटेंस नहीं बनता, सही बात है। रिवर्स हो सकता है, सही बात है, पुरानी चीज़ वापस मिल सकती है। टेम्परेरी होता है, सही बात है, क्योंकि पुरानी वापस मिल रही है तो ऑब्वियस बात है परमानेंट चीज़ें नहीं हो रही हैं। परमानेंट होता है क्या, नहीं, परमानेंट केमिकल चेंज होता है, तो इसका आंसर हो गया डी। ऐसी गैस जो चूने के पानी का कलर दूधिया बना दे, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, डी। ऊपर के एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है, अल्ट्रा वायलेट, सी। एक बार लोहे में जंग लग गई, मतलब अभी नहीं लगी, सॉरी, तो ये जंग लगना हम कैसे रोक सकते हैं, कौन कौन से मेटल के लेयर चढ़ा सकते हैं, जिंक और क्रोमियम। 1 and 3 यानी कि सी। फिर है कॉपर सल्फेट, जो कि इस समय इम्प्योर है, अशुद्ध है, इसको प्योरीफाई कैसे किया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन से, बी। और ऊपर जो हमने प्रोसेस देखा था 38 नंबर में, जिंक की परत चढ़ाना, इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। 40 नंबर है, किचन में जो हम गैस यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी। सिलेंडर के अंदर ये लिक्विड में भरी होती है, लेकिन जब सिलेंडर के बाहर निकलती है तो गैसियस हो जाती है, ऐसा लिखा है प्रोसेस ए में। प्रोसेस बी में क्या लिखा है, ये जल जाती है। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, भाई जो गैस थी वो लिक्विड स्टेट में थी, अंदर बाहर आई तो गैस हो गई, तो वापस प्रेशर बढ़ा के लिक्विड बना दीजिए ना, नई चीज तो आपने प्राप्त की नहीं। ए केमिकल होना नहीं है। इसी तरीके से बी देखिए, गैस जल गई तो वापस वही गैस तो मिलने नहीं वाली, तो बी फिजिकल भी नहीं है। तो ए केमिकल है, बी, ए फिजिकल है, बी केमिकल है, मतलब क्योंकि ए में गैस को वापस लिक्विफाई किया जा सकता है, जबकि बी में वापस वही गैस नहीं लाई जा सकती। तो ए इज अ फिजिकल बट बी इज केमिकल, सी। कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं गंदे संदे, उनसे बायोगैस बना लेते हैं। बायोगैस जब जल जाती है तो बी नाम का चेंज होता है। तो बी नाम के चेंज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें बी नाम के चेंज के बारे में बोला गया है कि बायोगैस उसमें जल जाती है। तो जब भी कोई चीज़ जलती है तो कौन सा चेंज होता है,
केमिकल हमेशा, तो बी इज अ केमिकल चेंज, बी। फिर है ट्रॉपिकल रीजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सबसे बढ़िया है? तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वो बहुत ही गर्म होता है और उसमें नमी ज़्यादा होती है, हॉट एंड ह्यूमिड, ए। उसके बाद है एक मांसाहारी जीव है जिसके शरीर पर धारियों वाले निशान बने हुए हैं। जब वो अपने शिकार को पकड़ लेता है तो बहुत तेज भागता है उसके लिए। ऐसा जानवर कहाँ पाया जा सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है जंगल में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डी। उसके बाद है बहुत ज़्यादा जो ठंडा क्लाइमेट होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जैसे अंटार्कटिका मान लीजिए, माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पे जो पोलर बियर होते हैं, भालू, ध्रुवीय भालू, उसमें कौन कौन से अडाप्टेशन पाए जाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है सफ़ेद कलर का फर पाया जाएगा ताकि ठंडी से बच सके। उनकी जो स्किन है उसके नीचे वसा होगा ताकि वो ठंडी से बचाव कर सके, सर्दी से। ऑब्वियस सी बात है वो स्वेटर तो खरीदने जाएंगे नहीं, और अच्छी खासी उनमें क्षमता होती है ताकि वो किसी भी प्रकार की महक को, गंध को पहचान सकें, क्योंकि बर्फ़ में अक्सर हमारी नाक कमज़ोर हो जाती है लेकिन उनकी बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि उनको परमानेंट वहीं रहना है। तो ए, सफ़ेद फर, त्वचा के नीचे वसा और गंध पहचानने की कुशलता। इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है? तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा गर्म है और नमी ज़्यादा है। तो ये पक्का केरल होगा, राजस्थान क्यों नहीं होगा? बिकॉज वहाँ पे गर्मी तो है लेकिन नमी नहीं है, बी। उसके बाद 46 नंबर में है इनमें से क्लाइमेट की कौन सी कैटेगरी नहीं है? तो पोलर होता है, डेजर्ट होता है, ट्रॉपिकल होता है, लेकिन इक्वेटर क्लाइमेट नहीं होता, बी। यहाँ पे हमारे सामने दो वैल्यूज दी गई हैं जो जिनमें से एक जो है मिनिमम ह्यूमिडिटी बताती है, यानी कि 4 अलग अलग दिन है तो भाई मिनिमम ह्यूमिडिटी पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे मैक्सिमम ह्यूमिडिटी। तो कौन सा इसमें रेनी डे हो सकता है? किस दिन बारिश होने की संभावना सबसे ज़्यादा है? तो बारिश होने की कंडीशन ये है कि भाई मैक्सिमम ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम ह्यूमिडिटी किसमें सबसे ज़्यादा है? 96, बी। इसी दिन बारिश होगी। जो शेर की तरीके पूंछ वाला मकाक होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? तो गर्दन के पास जो बाल होते हैं ना, जो शेर में पाए जाते हैं, लेकिन वो असली शेर होता है, ये मकाक है, इसमें भी वही बाल पाए जाएंगे लेकिन चांदी से सफ़ेद कलर के, सिल्वर वाइट मैन, ए। एक ऐसा क्लाइमेट जो ना तो बहुत ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल बेंगलोर वगैरह का। तो इसे कहते हैं टेम्परेट क्लाइमेट, समशीतोष्ण, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, सी। एक ऐसा जीव जो कि पेड़ पे चढ़ता है और बहुत दुर्गम जो ब्रांच निकली होती है पेड़ की, वहाँ पे जो अंतिम नंबर पे फल लगा होता है ना, उसको जाके आराम से खा सकता है। ये है हमारा लाल आंखों वाला मेढक, ए। ये पेड़ों पे पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसे कहते हैं? तो अभी हमने देखा है कि गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए और नमी भी, वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, बी। उसके बाद है ऐसा जीव कौन सा है जिसके पैरों पर चिपकने वाले पैड पाए जाते हैं ताकि ये आराम से पेड़ों पर चढ़ सके? तो पेड़ों पर जो सबसे ज़्यादा चढ़ता है वो है लाल आंखों वाला मेढक, बी। अगर कोई देश ऐसा है जिसमें इक्वेटर के नज़दीक अगर आप जाते जाएं तो कैसा क्लाइमेट उसका होता जाएगा? ट्रॉपिकल, डी। लाल आंखों वाला मेढक कहाँ पे रहता है? पेड़ पर, बी। एक ऐसा भारतीय राज्य बताइए जिसका क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा गर्म है और नमी है। तो अभी हमने बात की है, ये है केरल, बी। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं रहता है? तो ये है हिरण, सी। उसके बाद है इनमें से कौन सा ऐसा देश है
जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए ही नहीं जाते हैं, तो ये है कनाडा, डी। उसके बाद है, इनमें से कौन सी ऐसी चिड़िया है जो कि साइबेरिया से आ जाती है, जब उसको आना होता है और उसके बाद वापस चली जाती है, ये है साइबेरियन क्रेन, बी। इनमें से कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनकी स्किन के नीचे वसा की लेयर पाई जाती है, तो तोता तो होगा नहीं क्योंकि उसे कौन सा ठंडे में रहना है, यह है पोलर बियर और पेंगुइन, 2 और 4, डी। इसके बाद है कि कौन सा ऐसा जीव है जो कि पोल्स में नहीं पाया जाता, तो ये है बड़ी चोंच वाला अमेरिकी पक्षी, सी। इनमें से कौन सा मैमल है, ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकती है आंसर करने में। मैमल मतलब जो अंडे ना दे, सीधे सीधे बच्चे दे, जैसे हम इंसान। तो ये माइग्रेट कर जाता है, दूसरे दूसरे देशों में पहुंच जाता है ताकि उसको रहने के लिए पर्याप्त क्लाइमेट मिल सके और भोजन की व्यवस्था वो अपनी कर सके। तो क्रेन नहीं होगा, वो मैमल तो है नहीं, तो यहाँ पे बचा कौन, रेनडियर, बी। बाकी हाथी तो इतने धीरे ही चलते हैं कि वो पहुंच ही नहीं पाएंगे दूसरे देश। टूकन यानी बड़ी चोंच वाला अमेरिकी पक्षी, ये तो मैमल है नहीं। एक ऐसा तूफान जो लोगों को और कार को दूर उठा के फेंक देता है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, यह है बवंडर, बी। एटमॉस्फेयर में कौन सा फिनोमिनन नहीं होता, तो अर्थक्वेक नहीं होता, ये ज़मीन के नीचे से होता है, इस वजह से बी। बाकी चक्रवात, आंधी तूफान, बवंडर सब एटमॉस्फेयर में ही आते हैं। साइक्लोन यानी चक्रवात, इसका अंत जल्दी हो जाएगा अगर ये कहाँ पहुंच गया, तो अगर ये जमीन के ऊपर पहुंच गया तो। चक्रवात और बवंडर में यही फर्क होता है कि बवंडर जमीन के ऊपर रुकता नहीं है जबकि चक्रवात रुक जाता है। उसके बाद 65 नंबर, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से बिजली नहीं कड़क सकती है, तो टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, ये सब काम करते हैं लेकिन रोटेशन ऑफ अर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो रोटेट कर ही रही है, चाहे बिजली गिरे चाहे ना गिरे, डी। इसके बाद है 66 नंबर, एक ऐसा तूफान जब वो आसमान से जमीन की तरफ आता है तो ऐसा कोन का शेप ले लेता है और गोल गोल घूमता है जमीन के ऊपर, ये है बवंडर, बी। बाकी जो साइक्लोन है ये आता है समुद्र के ऊपर, बिजली कड़कती है आसमान में लेकिन ये जमीन पर सर्वनाश करने आ जाता है। हाई स्पीड विंड्स, बहुत तेज जो आंधी चलती है उसमें कैसा रीजन होता है, तो लो एयर प्रेशर का। एयर प्रेशर वहाँ कम होता है जिसको भरने के लिए बहुत तेज गति से आ जाती हैं हवाएं, लो एयर प्रेशर, ए। कौन सा ऐसा फिनोमिना है एटमॉस्फेयर के अंदर जो साइक्लोन को बनाने और बनाए रखने में, मतलब साइक्लोन जनरेट भी इसी की वजह से हुआ और जितनी देर चलेगा वो इसी की वजह से चलेगा। तो जैसा हमें पता है कि जो साइक्लोन है वो समुद्र के ऊपर आता है और समुद्र के ऊपर अगर कंडेंसेशन हो जाएगा, जो वहाँ पे हवाएं हैं, समुद्र का लेवल बढ़ेगा और साइक्लोन आ जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ए। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे विंड की स्पीड, जो हवाएं हैं उनकी गति नापी जा सकती है, ये है अनीमोमीटर, बी। अगर डायरेक्शन मेजर करने की बात करें तो विंड वेन होता, फिलहाल है बी। 70 है इसके बाद, थंडर स्टॉर्म यानी कि जो बिजली कड़कती है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, स्पार्क ऑफ लाइट, ये तो दिखाई ही देता है। रैपिडली रोटेटिंग विंड्स, उस समय आंधी नहीं चलती है जब बिजली कड़कती है, ज़्यादातर यही होता है, बी। बाकी शोरगुल भी होता है और भारी बारिश भी होती है। साइक्लोन का जो सेंटर होता है जिसे हम साइक्लोन की आंख कहते हैं, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि ये साइक्लोन है, इसके सेंटर का जो रीजन है इसको साइक्लोन की क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा उसका आंख। इसमें कौन सा एरिया होता है, तो इस एरिया में ऑब्वियसली प्रेशर कम होता है, वेरी लो एयर प्रेशर, ए। एक ऐसा तूफान जो किस वजह से आता है,
बहुत ज़्यादा स्पीड से जो हवाएं चल रही होती हैं लो एयर प्रेशर को भरने के लिए, उसके कारण जो तूफान आता है उसका नाम क्या नहीं हो सकता है? तो ये है बवंडर। क्योंकि जब बवंडर आता है तो भाई पता नहीं चलता है, मतलब एकदम से शांति एकदम से आ गया। लेकिन चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो या चक्रवात हो, सबसे पहले तेज हवाएं चलेंगी जरूर। 73 नंबर में है कि जो विंड है, आंधी तूफान है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? तो ऑलवेज उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो चल रहा होता है, उसकी स्पीड होती है। ए, इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे साइक्लोन आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है? तो साइक्लोन हमें पता है समुद्र के ऊपर जनरेट होता है। समुद्र कहाँ पे नहीं है? पटना में। बाकी पूरी मैंगलोर, चेन्नई, हर जगह है। साइक्लोन, बवंडर, ये सब जो चीज़ें हैं इसके करंट अफेयर्स भी साथ साथ देखते रहिए, और उसमें कुछ खास देखना नहीं है क्योंकि हम लोग करंट अफेयर में सारी चीज़ें, तूफान और ये सब करवा देते हैं, और उसके बाद अलग से लिस्ट भी जारी कर देते हैं रिवीजन पर्पस के लिए। 75 है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां बिजली ज़्यादातर कड़कती है? तो ये है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होती है और नमी भी, बी। और यही दो फैक्टर हैं, गर्मी और नमी, जिसके कारण जो है ज़्यादातर आसमानी बिजली कड़कती है। जब आसमानी बिजली कड़कती है तो बहुत सारी सलाह दी जाती है कि आप ये कर लीजिए, आपके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इनमें से कौन सी ऐसी सलाह है जो नहीं दी जानी चाहिए? खिड़की के निकट मत बैठिए, ऐसा बिल्कुल कीजिए, वहाँ मत जाइए। ज़मीन पर मत लेटिए, सीधे बिजली गिर सकती है आप पे। पेड़ के नीचे मत खड़े होइए, खतरा ज़्यादा है। कार के अंदर मत बैठिए, ऐसा कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि कार के ऊपर करंट छोड़ दिया और आप शिकार हो जाएं करंट के, आप बच जाएंगे। तो इसीलिए कार में ना बैठें, ऐसा कभी नहीं बोला जाता, सी। उसके बाद 77 है, एक ऐसा तूफान जो जब भी बिल्डिंग के आर पार गुजरता है, बिल्डिंग से सारी हवा सोख लेता है और वहाँ पे लो एयर प्रेशर का रीजन क्रिएट कर देता है, जिसके कारण हल्की सी भी हवा बिल्डिंग से टकराएगी ना बाहर से, तो बिल्डिंग फट जाएगी। ऐसे तूफान को कहा जाता है बवंडर, ए। उसके बाद 78 नंबर में है कि इनमें से कौन से ऐसे टाइप का तूफान है जो ज़मीन पर आसानी से चल सकता है और समाप्त भी नहीं होता? ये है बवंडर। बाकी आंधी, तूफान और साइक्लोन सब ज़मीन पर समाप्त हो जाते हैं जल्दी। एक ऐसा तूफान जिस समय जब भी वो घर की छतों से टकराता है तो छत की जो टिन है वो उखड़ के दूर पहुंच जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जब भी जो विंड है वो छत से टकराती है, ये मान लीजिए टिन है और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, v = मैक्सिमम। तो जब भी ये ऐसे टकराएगी, प्रेशर नीचे से लगेगा और ये उखड़ के बाहर। तो हाई प्रेशर या फिर जो हाई स्पीड विंड है, दे रिड्यूस एयर प्रेशर ओवर द टिन टॉप्स। ऊपर से प्रेशर अगर 0 होगा तभी तो नीचे से मैक्सिमम लगेगा ना, क्योंकि प्रेशर जो है वो बैलेंस होना चाहिए, ऊपर से 0, नीचे से मैक्सिमम। ऊपर प्रेशर 0 है तभी तो हाई स्पीड विंड वहां पे पहुंच रही है, अदरवाइज क्यों पहुंचती? दे रिड्यूस एयर प्रेशर ओवर द टिन टॉप्स एंड हायर एयर प्रेशर एक्ट्स फ्रॉम बिलो 1 and 4, सी। इनमें से कौन सा एरिया है इंडिया में जहां पर साइक्लोन का खतरा ज्यादा है? यह है ईस्ट कोस्ट, मतलब पुरी और उसके बाद वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जो समुद्री एरियाज हैं यहाँ ज़्यादातर आता है, आपने करंट अफेयर्स में देखा भी होगा, सी। बाकी मुंबई में इस साल आया है लेकिन 48 साल बाद, वहाँ पे कुछ बता नहीं सकते। लेकिन जो ईस्ट कोस्ट वाले लोग हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। एक ऐसा आने वाला तूफान जिसके कारण सिक्योरिटी संबंधित जो ऑफिसर्स हैं वो आपको कहते हैं कि भाई बिल्डिंग के बेसमेंट में जाके छुप जाओ, और ऐसा तभी होगा जब तूफान हमेशा बवंडर होगा, क्योंकि बवंडर जब आता है ना तो बिल्डिंग के कोलैप्स करने या ढह जाने की संभावना अधिक रहती है। और अगर आप वहाँ पे
बेसमेंट में छुप जाते हैं तो आपके बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, टोर्नेडो। पत्थर के जो पार्टिकल हैं उनके अलावा मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो मिनरल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, खाद वगैरह, हवा और पानी सब पाया जाता है। सी। पानी को सोखने की जो सबसे ज्यादा क्षमता है कौन सी टाइप की मिट्टी में है? यह है चिकनी मिट्टी, बी। फिर है इसमें से कौन सी टाइप की ऐसी मिट्टी है जिसमें पत्थर के जो पार्टिकल है उनका साइज सबसे कम होता है? यह है क्ले, अगेन चिकनी मिट्टी। अगर आप धान यानी कि चावल उगा रहे हैं तो आपको कैसी मिट्टी चाहिए? तो हमें ये पता है कि चावल अगर हम उगा रहे हैं तो आसपास पानी इकट्ठा चाहिए, वाटर लॉगिंग शुड बी देयर। पानी हमें इकट्ठा चाहिए, यानी कि जो मिट्टी है वो पानी बाहर कम से कम फेंके, यानी लो पर्कुलेशन रेट, ए। उसके बाद हमारा 86 नंबर है द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप लेयर। ये सॉइल की कई सारी लेयर्स हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे हवा, पानी, ये सब इस वाली लेयर को गायब कर देंगी और एज अ रिजल्ट सॉइल हमारी प्रोडक्टिव नहीं रह पाएगी, क्योंकि जो भी सॉइल का दमखम होता है वो इसी लेयर पर डिपेंड करता है। इसे कहा जाता है इरोजन, बी। कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका ज़्यादातर प्रोडक्शन अगर आप करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो उसके कारण सॉइल इरोजन हो जाएगा? तो इसमें ऐसे सब्सटेंस होंगे जो बायोडिग्रेडेबल हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको नष्ट कर देगी और वो बह जाएंगे और साथ में मिट्टी भी लिए चले जाएंगे, जैसे पेपर और प्लाईवुड, 2 और 4, सी। 88 नंबर में है कि सॉइल इरोजन के कारण कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती? डेजर्टिफिकेशन, जो खेत है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि ज़मीन बंजर हो चुकी होगी, सही है। बाढ़ आ जाएगी क्योंकि पानी को रोकने वाली जो ऊपर की मिट्टी है वो गायब हो चुकी है। सूखा पड़ जाएगा क्योंकि खेती करने लायक मिट्टी बचेगी नहीं, लेकिन नमक का कंटेंट उससे हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डीसैलिनाइजेशन, बी। सॉइल का ऐसा कंपोनेंट जो कि सॉइल के जस्ट ऊपर जो हवा है, ये सॉइल है, इसके जस्ट ऊपर ये हवा है, उसको कंडेंस करा देती है। कंडेंस नहीं, सॉरी, एवोपरेट करा देती है। मतलब कि अभी तक यहाँ हवा नहीं है, लेकिन इसी मिट्टी में ऐसा कंपोनेंट है जो ऊपर हवा बना देगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो पानी होगा, क्योंकि पानी ही तो उड़ के ऊपर हवा में जाएगा, सी। उसके बाद यहाँ पे है कि कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसकी वजह से हम सॉइल इरोजन को रोक नहीं सकते? तो पेड़ लगा सकते हैं, जंगल विज्ञान में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जंगल बना सकते हैं, लेकिन अगर जंगल काट देंगे तो सॉइल इरोजन और तेजी से होगा, वो रुकेगा नहीं, बी। उसके बाद यहाँ पे है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं लगातार अगर ये धूप का सामना करेंगे, ये जो है विंड को झेलेंगे, आंधी तूफान को, बारिश को झेलेंगे और इधर उधर से पानी आ रहा है उसको झेलेंगे, तो इनमें कौन सी चीज हो जाएगी? पहली बात तो होगा ये कि ये छोटे छोटे पार्टिकल में बट जाएगा। इस बटने को क्या कहा जाता है? तो वेदरिंग, अपक्षय, डी। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन नहीं होता? एसिड रेन से होता है, सॉइल डिस्टर्ब हो जाती है, प्लास्टिक बैग से भी होता है, लेकिन जूट और कार्डबोर्ड से सॉइल का पोल्यूशन तो नहीं होता लेकिन इरोजन हो जाता है, तो हानिकारक तो ये दोनों भी हैं, 1 और 3। उसके बाद है 93 नंबर। सॉइल की फर्टिलिटी अगर आपको बढ़ानी है, मतलब खेती करने लायक अगर उसको बनाना है, तो जो रॉक पार्टिकल है उनमें क्या मिलाना चाहिए? तो खाद, ह्यूमस, सी। इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जिससे वाटर लॉगिंग मैक्सिमम हो सकती है, यानी पर्कुलेशन रेट बहुत कम, वो पानी को फेंकेगी नहीं? तो ये वही मिट्टी होगी जिसमें जल धारण करने की कैपेसिटी मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा जल अपने अंदर ले लेगी। यह है क्लेई सॉइल, बी।
उसके बाद है इनमें से कौन से प्रकार की मिट्टी नहीं है, तो ये है सिल्टी सॉइल, ऐसा कुछ नहीं होता, लोमी होती है, क्ले होती है, सैंडी होती है। बी, गेहूं उगाने के लिए कौन सी ऐसी सॉइल है जो परफेक्ट होगी, तो गेहूं के बारे में हम जानते हैं कि मिट्टी सूखी बनी रहनी चाहिए, वाटर लॉगिंग वहां पे नहीं होनी चाहिए, तो क्ले यूज करेंगे, नहीं वाटर लॉगिंग उसकी मैक्सिमम है। उसके बाद हम लोग सैंडी भी नहीं यूज करेंगे, एकदम उसमें पानी जाएगा नहीं, सोख लेगी एकदम। लोमी यूज कर लेंगे। सी, जब भी हम लोग भारी व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में पैरों में ऐंठन हो जाती है, मतलब जाम हो जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इकट्ठा हो जाती है, लैक्टिक एसिड। बी, क्योंकि जो आरबीसी हैं वो मसल में जाके उनको इकट्ठा कर देती हैं, क्योंकि आरबीसी अब अपने पास से ऑक्सीजन दे रही है, उस जो शरीर है वो ऑक्सीजन उतनी दे नहीं पाता जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। 98 नंबर है, सांस लेने की जो रेट है, दर है, वो अडल्ट पर्सन में जब वो रेस्ट पे होता है, मतलब दौड़ भाग नहीं कर रहा होता है, तब कितनी होती है, 15 से 18। बी, फिर है 99 नंबर, इनहेलेशन, जब सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम की स्थिति क्या होती है, किस तरफ हो जाता है, तो लेफ्ट या राइट वो जा ही नहीं सकता है। सी और डी कैंसिल। ये नीचे जाता है, डायफ्राम नीचे कब जाता है, जब सांस अंदर जाती है, नीचे अंदर, ऐसे करके याद कर लीजिए, जब सांस बाहर जाती है तो ऊपर, बाहर ऊपर, अंदर नीचे, ऐसे करके डायफ्राम के लिए। अब रिब केज के लिए अलग याद करना है, ड्यूरिंग एक्सलेशन, जब सांस बाहर जाती है तो रिब केज जो है वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि एयर की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है, तो वो गुब्बारे के तरीके एकदम पिचक जाता है, तो जब पिचक जाएगा ना तो अंदर की तरफ जाएगा भाई, अंदर की तरफ, और अंदर का हमने क्या याद कराया आपको, नीचे, इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। बी,